नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो आज के समय बारिश हो रही है, बाहर काफ़ी तेज़, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा और आवाज़ हो सकता है कि आपको इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। तो जो कल अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसमें अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित कुछ कुछ घटनाओं के बारे में बात की थी। तो अपन बात करते हैं कि अधिकारों की घोषणा हुई थी, तो जिसमें मैंने कल बात की थी 4 अगस्त 1798 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था फ्रांस की असेंबली में। एक नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी फ्रांस के अंदर, तो उसमें कुछ घोषणाएं हुई थी जिसके बारे में मैंने कल बात की थी। अब उसी क्रम के अंदर अपन आगे चलते हैं। जो नेशनल असेंबली जो स्थापित की गई थी फ्रांस के अंदर, तीनों के तीनों जो एस्टेट है उनको मिलाकर, यानी एस्टेट को एक नेशनल असेंबली में बदलाव कर दिया गया था, उसमें चेंज कर दिया गया था। तो उसी नेशनल असेंबली ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी संवैधानिक सभा घोषित कर दिया। अब उस नेशनल असेंबली ने कहा कि हम संविधान का भी निर्माण करेंगे, हम लोगों को अधिकार देंगे संविधान के निर्माण के पश्चात। तो अपने आप को संविधान सभा में तब्दील कर दिया, और संविधान सभा में तब्दील करने के बाद उन्होंने दूसरी घोषणा की। देखो, पहली घोषणा हुई थी 4 अगस्त 1789 को, ठीक है, जिसके बारे में अपन कल बात कर चुके। अभी दूसरी घोषणा है, बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो इन घटनाओं को समझना जरूरी है। और ये जो घोषणाएं की गई उसका क्या नाम रखा गया है? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा। ठीक है, तो ये कब घोषित की गई? 26 अगस्त 1789। तो आप डेट देखो, ये पहले होना चाहिए, ये था 4 अगस्त 1789 और ये 26 अगस्त 1789 को 10-15 दिन के बाद ही ये उन्होंने घोषणा की। अब इसमें उन्होंने कौन कौन सी घोषणाएं की? ऑन रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो घोषणा की गई, रूसो के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, उस सिद्धांत के आधार पे इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की घोषणा की गई। जैसे अपन रूसो के बारे में पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, अपन ने कहा कि उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की, उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब लिखी है। तो उसमें अपन ये पॉइंट भी डाल सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हुआ, जो व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा हुई संवैधानिक सभा के द्वारा फ्रांस में, वह किस पे बेस्ड थी? रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड थी। इसी के सिद्धांतों के आधार पे इन्होंने इन अधिकारों की घोषणा की। फिर इसको क्या कहा जाता है, इस डिक्लेरेशन को, इस घोषणा को, डेथ वारंट ऑफ ओल्ड फ्रांस, यानी इस घोषणा के साथ जो पुराना फ्रांस था, जो पुरातन फ्रांस था, पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सोवरेनिटी इन पीपल। इस घोषणा ने यह घोषित किया, इस घोषणा के माध्यम से लोगों को बताया गया कि जो संप्रभु है, संप्रभु राज्य नहीं है, संप्रभु आम जनता है। सोवेनिटी लाइज इन पीपल, यानी जो संप्रभुता है कहाँ निवास करती है? लोगों में निवास करती है, वो राजा में निवास नहीं करती। तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? लोग हैं यहाँ पे, राजा से भी अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, क्योंकि जनता को इन घोषणाओं के माध्यम से कई नए प्रकार के अधिकार दिए गए। अब देखो, अपन आगे बढ़ते हैं, नेचुरल राइट्स की बात की, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की कि जनता के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। एंड इट वॉज स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, और जो भी प्राकृतिक अधिकार है लोगों के, तो राज्य की जिम्मेदारी है उन अधिकारों की रक्षा करना। फिर इसके बाद देखो, अगला पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी राइट इनवॉल्युबल। प्रॉपर्टी राइट इनवॉल्युबल का मतलब ये है कि इनवैल्यूएबल। प्रॉपर्टी राइट यानी इन्होंने संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार लोगों को दिया, और संपत्ति के अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया इन घोषणाओं के अंतर्गत। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स आर वेरी वैल्यूएबल, इसका मतलब ये है। लॉ एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन विल। फिर उन्होंने ये भी कहा, कानून क्या है? कानून अपने आप में लोगों की इच्छा को जाहिर करता है, इन्होंने ये कहा इस घोषणा के अंतर्गत। यानी कानून लोगों की इच्छा के आधार पे होना चाहिए, ना कि राजा की इच्छा के आधार पे, लोगों की, जनता की इच्छा के आधार पे होना चाहिए। फिर रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की। देखो, कितनी जो लिबरल फिलोसफी है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन होना चाहिए, कानून सर्वोपरि है, कानून राजा से भी ऊपर है, राजा को कानून की पालना करनी पड़ेगी। ऑफिस टू मेरिट, इस घोषणा के माध्यम से जो जितने भी सरकारी ऑफिस है उनको मेरिट के आधार पर ओपन कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने मेरिट के आधार पे सरकारी जो पोस्ट है वो पा सकता है। रिलीजियस फ्रीडम इन लॉ, यानी कानून में धार्मिक स्वतंत्रता भी दे दी लोगों को। इसके आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टिल नो हार्म टू अदर, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई लोगों को, जब तक कि एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, तब तक वह व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है।
फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इसकी कमियां क्या थी, नेगेटिव पॉइंट क्या थे। देखो कितना शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है माइनस, माइनस का मतलब है नेगेटिव पॉइंट क्या था। जेंडर इक्वालिटी, नो नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है, उन्होंने पुरुषों के अधिकारों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने महिलाओं के प्राकृतिक अधिकार के बारे में कोई घोषणा नहीं की। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, यहाँ पे लैंगिक समानता नहीं थी इन घोषणा में। अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी राइट इक्वल टू प्रो रिच, दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जो उन्होंने संपत्ति के अधिकार की घोषणा की उसने अमीर लोगों को फायदा पहुंचाया, क्योंकि संपत्तियां किसके पास होती है, केवल अमीर लोगों के पास ही होती है। तो कुल मिला के अमीर व्यक्तियों या व्यापारी का जो वर्ग है उनके हितों को, उनके हितों का ध्यान रखा गया। आप देखो पहले राजा के हितों का ध्यान रखा जाता रहा, अब ये तीनों के तीनों स्टेट का अधिकार हो गया नेशनल असेंबली में, जो थर्ड स्टेट है उसका कब्जा हो गया नेशनल असेंबली में। तो उन्होंने किस प्रकार की घोषणा की जिसमें संपत्ति के अधिकार को अधिक महत्व दिया गया, यानी व्यापारियों के अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया। कहने का मतलब ये अभी भी आम जनता को इतने अधिक अधिकार नहीं मिले, जो वास्तविक फायदा था इस क्रांति को फिलहाल तक अमीर लोगों को मिला और व्यापारिक वर्ग के लोगों को मिला, जिनके पास पहले से काफी संपत्ति थी, तभी तो उनकी संपत्ति को संरक्षण दिया गया। फिर इसके बाद देखो मिडिल क्लास, हाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वो ये है कि मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया गया इस घोषणा के माध्यम से। जो गरीब लोग हैं उनको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। मध्यम वर्ग में कौन आते हैं, अमीर लोग आ गए, बिजनेसमैन लोग आ गए, व्यापारी का वर्ग आ गया, जिनके पास पैसे होते हैं वो सारे के सारे मध्यम वर्ग में आते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन मोर फ्रॉम पास्ट देन फ्यूचर, अब तभी इसकी कमियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि इस घोषणाओं ने प्रेरणा कहाँ से ली। इन घोषणाओं ने प्रेरणा ली है अपने अतीत से, न कि अपने भविष्य से। कहने का मतलब यह है कि बहुत अधिक सुधार नहीं किए गए इसके अंदर, यानी लोगों को, आम जनता को इतनी राहत नहीं पहुंच पाई इन अधिकारों के द्वारा। केवल जो अमीर वर्ग था, मध्यम वर्ग का जो मध्यम वर्ग था उन्हीं को ही फायदा पहुंचा। तो उन्होंने अपनी प्रेरणा पास्ट से ली, यानी अभी भी उन्होंने एक नए भविष्य का निर्माण नहीं किया कुल मिलाकर इन घोषणाओं के माध्यम से। तभी हम देखते हैं कि क्रांति अभी और आगे बढ़ती है, और बदलाव होते हैं फ्रांस के अंदर। ये पूरी की पूरी शक्ति राजा से निकल के जनता के पास आनी चाहिए लास्ट लॉप तक, वो फ्रांस की क्रांति है। अभी क्या हुआ, जो अधिकार है बीच के अंदर ही कहीं पे अटक गए, और बीच में कौन सा वर्ग था, मध्यम वर्ग था, व्यापारियों का वर्ग था, बिजनेसमैन का वर्ग था, तो इनको अधिक अधिकार दिए गए। लेकिन फिर अपन आगे देखेंगे क्रांति और आगे बढ़ेगी और अंततः जनता को सारे के सारे अधिकार मिलेंगे, तभी ये फ्रांसीसी क्रांति अपने परिपूर्ण अवस्था में, परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी। फिर इसके बाद वेग है, ये जो अधिकार दिए गए वेग थे, स्पष्ट नहीं थे, ठीक है, स्पष्टता का अभाव था। नो मेंशन ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, अब इसमें व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में कि सभी लोग व्यापार में शामिल हो सकते हैं, और शिक्षा के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं, इसके नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फ्रांस का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इन घोषणा को। इतनी सारी कमियों के बावजूद भी इसने जो करंट सिचुएशन थी उससे काफी अधिक प्रगति की। यानी पहले तो सारे के सारे अधिकार राजा के पास थे, अब कम से कम राजा के हाथ से अधिकार निकल के व्यापारियों के पास तो पहुंचे, अमीर लोगों के पास तो अधिकार पहुंचे। एक सामंतशाही सिस्टम है उसके ऊपर तो उसको धक्का लगा ना, सामंतशाही सिस्टम को पहली बार। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी इसमें अच्छे बदलाव हुए हैं, उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा क्या है, देखो मैग्ना कार्टा एक, दीज आर सेट ऑफ राइट्स, अधिकारों की एक लिस्ट है जो ब्रिटेन में दी गई है, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उससे इसकी तुलना की जाती है, ये मैग्ना कार्टा की तरह थे, यानी इसमें भी लोगों को अधिकार दिए गए। इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न वर्ल्ड, अब जो आधुनिक विश्व है उसको प्रभावित किया है इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ने। व्यक्तियों की अधिकारों की घोषणा जो हुई है उसने आधुनिक विश्व को प्रभावित किया है, कई सारे देशों को प्रभावित किया। इसके माध्यम से, इन अधिकारों के माध्यम से जो ओल्ड ऑर्डर था, यानी जो पुरातन व्यवस्था थी फ्रांस की, उसको धक्का लगा गहरा। अब अपन आगे के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट्स पार्ट सेकंड। अब इसके बाद देखो क्या होता है, अपन एक घटना हुई थी स्टेट जनरल जिसका गठन किया गया 5 मई को। फिर 14 जुलाई को बेस्टाइल फोर्ट, जिसके बारे में अपन ने बात की थी, जो ढह गया था, लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट पे कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 1791 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, किंग फेल्ड टू फ्ली एस कॉरेस्पॉन्डेंसेस नाउ ओपन, मोनार्की क्रेडिबिलिटी डाउन एंड नाउ एंटी मोनार्की सेंटीमेंट। अब क्या हुआ, राजा को डर लगने लग गया, राजा को लगा सारे के सारे अधिकार मुझसे छीन के जनता को दे दिए गए हैं। तो राजा ने क्या किया, जो अन्य यूरोपीय देश हैं जहाँ पे दूसरे राजवंश राज कर रहे थे, उनके साथ पत्र व्यवहार किया छुपके से, किसी को पता नहीं लगे।
सीक्रेट तरीके से। वो राजा क्या चाह रहा था, फ्रांस का राजा, किसी न किसी तरीके से मैं फ्रांस से निकल के सुरक्षित स्थान पे यूरोप के किसी अन्य देश में चला जाऊं ताकि मेरी जान बच जाए। और इससे संबंधित फ्रांस के राजा ने कई प्रकार के पत्र लिखे, लेकिन वो पत्र पब्लिक हो गए, वो पत्र ओपन हो गए। तो इसका जब जनता को पता लगा तो जनता का गुस्सा बहुत अधिक बढ़ गया राजा के प्रति। और जो मोनार्की है उसकी क्रेडिबिलिटी को लोग क्वेश्चन करने लग गए। जो मोनार्की मतलब जो राजतंत्र है, उसकी जो प्रतिष्ठा है उस पर लोग प्रश्न लगाने लगे कि क्या राजा है, राजा में कोई ताकत ही नहीं बची है कि वो दूसरों के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, राजा अपनी प्रतिष्ठा को ही नहीं बचा पाया। तो एंटी मोनार्की सेंटीमेंट प्रबल हुए फ्रांस में। एंटी मोनार्की मतलब लोग राजतंत्र के विरोध में आ गए, खूब सारे लोग, कि राजा का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। फिर अक्टूबर 1791 में नए संविधान का निर्माण किया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई फ्रांस में। देखो वो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संवैधानिक सभा का निर्माण किया गया। फिर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इसका मतलब क्या है कि राजा है, ठीक है, हमने मान लिया राजा रहेगा, लेकिन राजा संविधान के अनुसार चलेगा, राजा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। तो उसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और एक नया संविधान भी लेके आया। ठीक है, फिर अपन इसके बाद बात करते हैं कि अब क्या हुआ था। लोगों का राजा के प्रति और कुलीन वर्ग के प्रति अत्यधिक गुस्सा था। तो लोगों का गुस्सा कहाँ पे निकल रहा था, जो सरकारी अधिकारी थे, जो राजा के अधिकारी थे, मंत्री थे, उस पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था। लोग अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली समझने लग गए थे, लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ गया था। और जो पादरी है चर्च के, उन पे भी अटैक करने लगे, उन पे भी आक्रमण करने लगे। तो ये जो वर्ग है, कुलीन वर्ग, पादरियों का, सरकारी अधिकारियों का वर्ग, इनमें बहुत से लोग भागकर अपनी जान बचा के यूरोप के दूसरे देश में पहुंच गए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और जब ये लोग जान बचा के दूसरे देश में पहुंचे तो उन देशों को जो राजवंश है उनको उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया कि देखो फ्रांस में राजा का क्या हाल हो गया, जल्दी ये हाल आपका भी, यहाँ पे आपकी जो जनता है आपका ये हाल कर सकती है, यहाँ पे भी राजतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो इन लोगों ने मिलकर यूरोप के दूसरे देशों को तैयार किया कि आप लोग फ्रांस पे आक्रमण करो, वहां पे जो क्रांतिकारी है उनका दमन करो और वहां के राजा को बचाओ, ताकि आप अपनी स्थिति भी मजबूत कर सको। क्योंकि जो फ्रांस में जो क्रांति की आग फैली है, पता नहीं कब वो आगे बढ़ के यूरोप के दूसरे देशों में, एक सेकेंड अब, हाँ, तो जो क्रांति की आग भड़की है फ्रांस में, वो कब दूसरे देशों में पहुंच जाए इसका कभी भी पता नहीं लगेगा। तो उन्होंने दूसरे देशों के राजाओं को तैयार कर लिया कि एक कोलिएशन बनाए। कोलिएशन का मतलब होता है कि एक गुट बनाए फ्रांस के खिलाफ। यूरोप के बहुत सारे राजा मिलके, अलग अलग देशों के राजा मिलके और फ्रांस पे आक्रमण कर, ठीक है। दे कन्विंस्ड फॉर यूरोपियन कोलिएशन, तो प्रथम यूरोपीय गुट बना, इसको कहते हैं फर्स्ट यूरोपियन कोलिएशन। देखो फ्रांस के खिलाफ दो गुट बने, अंतरराष्ट्रीय गुट, यूरोपियन गुट। पहला गुट अब बना, क्यों बना, क्योंकि जो कुलीन वर्ग है उन देशों में बाकी चला गया, उन्होंने वहां के राजाओं को कन्विंस कर लिया। तो पहला यूरोपीय गुट बना फ्रांस के अगेंस्ट में, क्योंकि उन राजाओं को डर लगने लग गया कि विचारों की कोई भी सीमा नहीं होती। एक देश की सीमा हो सकती है लेकिन विचारों की कभी सीमा नहीं होती। तो जो फ्रांस के क्रांतिकारी विचार है वो अवश्य सीमा लांघकर यूरोप के दूसरे देशों में आ जाएंगे और लोग वहां पे भी राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। फियर ऑफ ऑस्ट्रियन किंग मैरीज ब्रदर। फिर दूसरा ये है कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की जो ऑस्ट्रिया का राजा था और जो उसकी जो बेटी थी उसकी शादी फ्रांस के राजा के साथ की गई थी। तो उसका क्या नाम था, प्रिंसेस क्वीन मैरी, जो फ्रांस के अंदर थी लेकिन वो ऑस्ट्रिया के राजा की बेटी थी। तो इसलिए भी ऑस्ट्रिया का राजा चिंतित हो उठा कि जो मेरी बेटी है उसका वहां पे क्या हाल होगा जब राजा ही वहां पे सुरक्षित नहीं है। तो अपन देखो आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे नए संविधान का निर्माण कर दिया, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन कोलिएशन, फियर ऑफ रेवोल्यूशनरी, तो एक गठबंधन बन गया यूरोपीय देशों का फ्रांस के खिलाफ। और दूसरे, पहली बार क्या था कि मदद मांगते हुए राजा के पत्र हैं वो पब्लिक हो गए थे। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ कि राजा ने कुछ पत्र लिखे थे यूरोप के दूसरे देशों के कि आओ हमें बचाओ, यहाँ के लोग हमें खत्म कर सकते हैं। तो वह पत्र भी पब्लिक हो गए। तो जब सेकंड टाइम ये पत्र पब्लिक हुए कि राजा षड्यंत्र रच रहा है, राजा पे इल्जाम लगाया गया कि यूरोप के दूसरे देशों के साथ मिलके जो फ्रांस का राजा है वो फ्रांस के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है।
तो जब सेकंड टाइम ये लेटर्स पब्लिक हुए तो लोगों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया और फ्रांस के राजा को अरेस्ट कर लिया गया। वैसे राजा शक्तिहीन हो चुका था पूरी तरीके से, उसको जेल में डाल दिया पकड़ के। और सितंबर 1792 को एक गणराज्य की स्थापना कर दी। देखो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, आप देखो 1791 में, यानी राजा भी था, संविधान भी था, लेकिन अब एक गणतंत्र की स्थापना कर दी जिसमें कोई राजा ही नहीं है। ठीक है, गणतंत्र की स्थापना कर दी 1792 के अंदर। तभी मैं कह रहा हूँ इसमें डेवलपमेंट्स बहुत है, इसमें कंफ्यूजिंग भी है। जब तक आप कई बार इसको पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, सारा का सारा घटनाक्रम आपके दिमाग में याद नहीं रहेगा। सबसे अच्छा ये है कि आप चार्ट बनाओ, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। फिर एक नए पार्लियामेंट की स्थापना की गई। देखो कितनी बार पार्लियामेंट की स्थापना हो रही है, मेरे ख्याल से दूसरी बार पार्लियामेंट की स्थापना हो रही है, तीसरी बार पार्लियामेंट की स्थापना हो रही है, जिसका नेशनल कन्वेंशन नाम रखा गया। तीसरी बार कैसे है, अपन थोड़ा सा इसमें पीछे जाते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच नेशनल असेंबली की घोषणा की थी सबसे पहले, एस्टेट जनरल को बदल के। ठीक है, नंबर 1 फ्रेंच नेशनल असेंबली। फिर फ्रेंच नेशनल असेंबली ने अपने आप को संवैधानिक सभा घोषित कर दिया, सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर पे क्या है कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। और अब क्या है, इसके अंतर्गत एक फिर गणराज्य की स्थापना की गई, और फिर इसके बाद एक संसद की स्थापना की गई जिन्होंने अपने आप को दूसरा नाम दिया नेशनल कन्वेंशन। एक नई संसद का निर्माण किया गया जिसका नाम था नेशनल कन्वेंशन। अब क्या हुआ, जब राजा अरेस्ट हो चुका था, जेल में पहुंच चुका था, शासन कौन चलाएगा? तो कुछ अराजकतावादी तत्व थे जिनके हाथ में फ्रांस की सत्ता लग गई, तो जिसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का युग शुरू हुआ फ्रांस में, जिसका हेड कौन था? रॉबस्पियर है। ये आरएस एग्जाम में आ रखा है, कई बार सवाल ग्रेजुएशन में भी आता है कि आतंक का युग क्या था, रेन ऑफ टेरर। रॉबस्पियर कौन था? तो रॉबस्पियर ने एक आतंक के युग की शुरुआत की यूरोप के अंदर। अब आतंक के युग में क्या हुआ कि जितनी भी शक्तियां जो राजा को हटाना चाह रही थी, जो राजा के विरोध में थी, वो सारे के सारे इकट्ठा हो गए। तो दीज पीपल वर बेसिकली एंटी मोनार्की, वह राजतंत्र के विरोध में थे सारे के सारे लोग। राजा तो वैसे ही अरेस्ट हो चुका था, उन्होंने खूब अराजकता फैलाई गद्दी प्राप्त करने के बाद। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? देखो आतंक युग का भी फायदा हुआ, ठीक है, लोगों को नुकसान हुआ, वहां पे लोगों के खिलाफ अत्याचार भी हुआ, सब लोगों को पकड़ के जेल में ठूस दिया गया, खासकर जो राजनीतिक विरोधी था उनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूस दिया गया, उनको जान से मार दिया गया, तभी तो आतंक का युग कहते हैं। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ कि जो प्रथम यूरोपियन गठबंधन बना था फ्रांस के अगेंस्ट में, यानी जो यूरोप के दूसरे देश उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया फ्रांस की तरफ, उसका सफलतापूर्वक सामना किया है इस रेन ऑफ टेरर ने, आतंक के युग ने, रॉबस्पियर ने। तो जो यूरोपीय गठबंधन था उसको हरा दिया इन्होंने, और 1795 में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए भी फ्रांस विजयी घोषित हुआ, यानी प्रथम यूरोपीय कोलिशन को हरा दिया। और क्रेडिट किसको जाता है? रेन ऑफ टेरर को जाता है। जिसका पॉजिटिव भी है, रेन ऑफ टेरर के दो चीजें, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और रेन ऑफ टेरर के बीच में क्या हुआ, राजा है उसको भी मार दिया गया। द किंग वाज गुलिटर्न्ड। गुलिटर्न का मतलब ये होता है कि तलवार उसके सर पे चलाते हुए राजा का सर कलम कर दिया गया। अब देखो केवल रेन ऑफ टेरर है, इसका भी खात्मा हुआ समय के साथ, क्योंकि उन्होंने भी काफी अधिक अत्याचार किए फ्रांस में, तो लोग रेन ऑफ टेरर से भी परेशान हो गए। तो 1795 में यूरोप को, फ्रांस को जीत मिल गई यूरोप के ऊपर, और जो सभी जो लीडर थे रेन ऑफ टेरर के, वो मारे जा चुके थे समय के साथ। तो अब नया सिस्टम शुरू हुआ फ्रांस में जिसको न्यू डायरेक्टरी सिस्टम कहा जाता है, न्यू डायरेक्टरी सिस्टम। अब इन्होंने फ्रांस का शासन चला, तो कितने शासन बदल गए, राजा तो खत्म ही हो गया 1795 में। और जब डायरेक्टरी का सिस्टम का अंत होगा तो फ्रांस में कौन आएगा? नेपोलियन। डायरेक्टरी के सिस्टम के अंत के साथ 1795 में डायरेक्टरी का सिस्टम शुरू हो गया। डायरेक्टरी का सिस्टम का क्या मतलब कि 4-5 लोग मिलकर फ्रांस का शासन चला रहे थे, एक डायरेक्टरी बना ली। डायरेक्टरी का मतलब ये कि 4-5 लोगों का गुट, एक राजा नहीं था कोई यहाँ पे जिन्होंने फ्रांस का शासन चलाया। फिर अपन देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। 1791 में अपन बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की स्थापना की गई, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो वहीं से अपन आगे पकड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की स्थापना की थी 1791 में। अब इन्होंने भी कुछ घोषणाएं की थी। अब क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कोई विशेष कार्य हुआ नहीं, यानी लोगों को इतनी अधिक राहत मिली नहीं। ठीक है, जैसे कंडीशन ऑफ टैक्स एंड प्रॉपर्टी फॉर वोटर्स रिमूव्ड, यानी लोग आसानी से मतदान कर सके इसलिए संपत्ति रखने की अनिवार्यता या टैक्स देने की अनिवार्यता वोट देने के लिए खत्म कर दी, यानी सभी लोग वोट दे सकते थे, उन्होंने सुधार किया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या, रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल इन ड्यू आरम,
यानी जो DORM का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, जो लोगों के अधिकारों की घोषणा की गई। देखो कहाँ पे घोषणा की थी इन्होंने, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जो किया था, जो लोगों की अधिकारों की घोषणा की थी, उसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी। अपन ने पढ़ा था ना ऊपर कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत क्या हुआ, जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी चर्च पे राज्य का पूरा अधिकार हो गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता रही कहाँ लोगों के पास, तो उसको एक राष्ट्रीय संपत्ति में बदल दिया गया, चर्च की जितनी भी संपत्ति है उसको। और जो पादरी का वर्ग था उसको सैलरीड क्लास बना दिया, यानी पूरा का पूरा नियंत्रण हो गया पादरियों के ऊपर, चर्च के ऊपर, राज्य का। यानी तनख्वाह देंगे जो पादरी है, सरकार तनख्वाह देगी पादरियों को, पादरी सरकार के लिए कार्य करेंगे। तो पूरी तरीके से सबऑर्डिनेट कर दिया चर्च को स्टेट ने। और प्लस दूसरा ये था कि पादरी का इलेक्शन होगा, लोग वोट दे के पादरियों को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता खत्म कर दी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। असेंबली की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ा दी, यानी जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की थी उसमें जो संविधान सभा है, जो लेजिस्लेचर है, जो सदन है, उसकी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ा दी, राजा की शक्तियां बिल्कुल खत्म कर दी। मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब होता है, एक तो संविधान है और एक राजा है। राजा की शक्ति बहुत कम कर दी और सदन की शक्ति बहुत अधिक बढ़ा दी। अब कैसे राजा की शक्तियां कम की, मेंबर्स कांट बी किंग्स मिनिस्टर, यानी जो सदन के सदस्य हैं वो राजा के मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, यानी जो मेल मिलाप है, मेल जोल है, वो खत्म हो गया राजा और जो संसद के सदस्य हैं उनके बीच में, क्योंकि संसद का कोई भी सदस्य राजा का मंत्री नहीं बन सकता था। सेपरेट कर दिया दोनों को, राजा अलग सदन अलग। फिर इसके बाद दूसरा क्या किया रहा, किंग कांट वेज वॉर, राजा को अधिकार नहीं दिया गया कि वह कोई युद्ध की घोषणा कर सके, राजा युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता था। तो जो अपन ने कहा ना कि कोई भी जो मेंबर है वो मंत्री नहीं बन सकता था राजा का, तो इसका मतलब क्या, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स वर सेपरेटेड, यानी कि जो कार्यपालिका थी और जो सदन था दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद आगे है असेंबली की शक्तियों को किस प्रकार से बढ़ाया गया, नो मेंबर कुड री इलेक्ट, यानी सदन का कोई भी सदस्य वो दोबारा निर्वाचित होकर सदन में नहीं पहुंच सकता था, एक व्यक्ति केवल एक बार सदन का सदस्य बन सकता था। तो इससे क्या हुआ, जो सदन के लोग थे उनमें अनुभव की कमी हो गई, क्योंकि दोबारा इलेक्ट होकर सदन में जा नहीं सकते थे, तो अनुभवहीन सदन हो गया वो। फिर फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोप, तो जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई, तो उसके अंतर्गत एक संविधान का भी निर्माण किया गया। तो पहली बार लिखित संविधान का निर्माण किया गया यूरोप में। अमेरिका में हो चुका था लेकिन संविधान का निर्माण, आपको ध्यान है अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप वहां पे एक संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन यूरोप में प्रथम बार लिखित संविधान फ्रांस के अंदर आया था। और किसके तहत बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत, संवैधानिक राजतंत्र के तहत। इंपॉर्टेंट बट नॉट लास्टिंग लॉन्ग, तो ये संविधान बहुत महत्वपूर्ण घटना थी लेकिन लंबी नहीं चली, फिर आगे चल के शासन बदल गया। आपको पता है आगे चल के इन्होंने रिपब्लिक की स्थापना की, गणतंत्र की स्थापना की, फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्टरी का शासन आ गया, तो लंबा नहीं चला कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम में क्या हुआ, इट गेव बर्थ टू मॉब रूल, यानी भीड़ का शासन हो गया। जैसे अपन ने बात की रॉबस्पियर के बारे में, रेन ऑफ टेरर के बारे में, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंतर्गत ही हुए कि राजा की शक्ति इतनी कम कर दी, सत्ता किसके पास जाए पता ही नहीं था, तो भीड़ तंत्र के पास शक्ति आ गई और तभी आतंक के युग की शुरुआत हुई थी वहां पे। फिर अपन बात करते हैं, देखो फर्स्ट यूरोपियन कोलिएशन जिसमें फ्रांस विजयी रहा था, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब ये क्यों हुआ, क्यों यूरोप के देश इकट्ठा हुए, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। कोरस्पोंडेंस, फ्रांस के राजा ने पत्र लिख के उनसे सहायता मांगी और वो पत्र पब्लिक हो गए, ओपन हो गए। तो फिर फ्रांस के लोगों को पता लग गया कि राजा षड्यंत्र रच रहा है, यूरोप के दूसरे देशों के साथ मिलकर फ्रांस पे आक्रमण करवाना चाह रहा है, तो लोग और अधिक उग्र हो गए। फिर दूसरा एमिग्रेज रोल, इसका मतलब क्या है कि जो माइग्रेंट थे, जो फ्रांस के कुलीन वर्ग के लोग थे, यूरोप में जाके बस के दूसरे जगह पे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और वहां के राजा को भड़काया तो फ्रांस में आक्रमण करने के लिए। फिर थ्रेट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया बर्न पेरिस ऑफ किंगहाम, फिर इसके बाद क्या है, जो ऑस्ट्रिया और प्रोशिया दो देश हैं यूरोप के, उनके राजाओं ने खुलेआम धमकी दी कि अगर फ्रांस के राजा को नुकसान पहुंचाया गया तो हम पूरे पेरिस में आग लगा देंगे। तो यानी जो यूरोप के जो दूसरे देश के राजा थे वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे फ्रांस के खिलाफ। अब सक्सेस यानी कि जो फ्रांस को कामयाबी क्यों मिली फर्स्ट यूरोपियन कोलिएशन में, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें।
क्योंकि फ्रांस किसके लिए लड़ रहा था? फ्रांस लड़ रहा था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संवैधानिकवाद, समानता, भाईचारा, उदारवाद, इन मूल्यों के लिए फ्रांस के लोग लड़ रहे थे यूरोपियन कोलिशन के विरोध में। लेकिन यूरोप किसके लिए लड़ रहा था? यूरोप के जो आइडियाज थे पुराने थे, सामंतशाही आइडियाज थे, फ्यूडलिज्म, एरिस्टोक्रेटिक। यूरोप के दूसरे देश किसके लिए लड़ रहे थे? कुलीनवाद के लिए लड़ रहे थे, सरकारी अधिकारियों के लिए लड़ रहे थे, सरकारी मंत्रियों के लिए लड़ रहे थे, कुलीन वर्ग के लोग हैं, पादरियों के लिए लड़ रहे थे। तो पुराने विचारों से प्रभावित था पुराना फ्रांस, लेकिन फ्रांस में नए विचार आए थे क्रांति के फलस्वरूप। तो ये कारण है क्यों फ्रांस की विजय हुई अंततः अनेक प्रकार की जो कठिनाई है उनका सामना करते हुए। आइडियाज क्लैश, नॉट ट्रेडिशनल मिलिट्री फाइट। तो ऐसा कहा जाता है कि यह जो युद्ध हुआ फ्रांस और दूसरे यूरोप के अन्य देशों के साथ, ये एक प्रकार का विचारों का क्लैश था, विचारों का संघर्ष था, न कि दो सेनाओं का आपस में संघर्ष था। तो विचार अलग अलग थे, एक तरफ पुराने विचार थे और एक तरफ नवीन विचार थे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। न्यू आइडियाज ऑलवेज विन। और अपन को पता है कि जब भी दो विचारों में संघर्ष होता है, एक नए विचार होते हैं और एक पुराने विचार होते हैं, तो समय के साथ हमेशा ही, आप भी बात को ध्यान रखना, हमेशा ही नए विचारों की ही जीत होती है समय के साथ, चाहे समय लग जाए। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस की जो सरकार थी प्रो पीपल थी, क्योंकि अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की थी फ्रांस की जो सरकार है उसने, तो लोगों का समर्थन था, क्रांतिकारियों का समर्थन था फ्रांस की सरकार को, मास सपोर्ट, लोग सपोर्ट कर रहे थे। नेशनलिज्म इन सोल्जर्स, राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी फ्रांस के सैनिकों में, क्योंकि अभी भी फ्रांस में क्रांति हुई थी, जनता को अधिक अधिकार मिले थे फॉर सर्वाइवल, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे फ्रांस के, क्योंकि यूरोप के दूसरे देश कहीं ज़्यादा ताकतवर थे और फ्रांस काफ़ी कमज़ोर था उनके सामने। लेकिन फिर भी कई सारे यूरोपीय देशों का सामना किया इस युद्ध के जरिए फ्रांस ने। सो दे वर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। जब सर्वाइवल के लिए कोई फाइट कर रहा होता है तो उनका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं पास्ट के बारे में। क्या लिखा है? लुइस 14 तो राजा राय वर्सेस यूरोपियन पावर, बोथ सेम सेट ऑफ आइडियाज। तो वो कहने का मतलब ये है कि जो पुराने समय में जो फ्रांस और यूरोप के बीच में युद्ध हुए हैं उनका नेचर अलग था और इस युद्ध का नेचर अलग है। बहुत अच्छा पॉइंट है। जो पुराने समय में जो युद्ध हुआ था उसमें दोनों तरफ ही पुराने विचार थे। लुइस 14 लड़ा था यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ, यानी फ्रांस में भी पुराने विचार थे, यूरोप में भी पुराने विचार थे। लेकिन इस समय में फ्रांस में क्रांति के फलस्वरूप एक नई व्यवस्था कायम हो चुकी थी, नए विचार आ चुके थे। वो विचार क्या थे कि जनता को भी अधिकार मिलने चाहिए, राजा की शक्ति सीमित होनी चाहिए। तो नए विचारों के साथ फ्रांस ने युद्ध किया यूरोपियन कोलिएशन के अगेंस्ट में। Here on leadership and resources neither lacked, यूरोपियन को डिफाई। तो जो ट्रेडिशनल वॉर थी पहले जो लुइस 14 ने लड़ी, वो किस पे आधारित थी? वो लीडरशिप पे आधारित थी। कौन अच्छा लीडर है वह जीतेगा, किसके पास अधिक संसाधन है वह जीतेगा। ठीक है, और दोनों पार्टियों की तरफ अच्छे खासी लीडरशिप क्वालिटीज थी और संसाधन भी दोनों पार्टियों के साथ थे संसाधन। तो उस समय में लुइस 14 की हार भी हुई थी यूरोप के साथ युद्ध में, तो यूरोप को इजीली डिफाई। लेकिन इस समय में क्या हुआ, एक नई फ्रांस का जन्म हो चुका था, इसलिए इस समय यूरोप हरा नहीं पाया। रेन ऑफ टेरर, जैकोबिन्स, ये अपने आप को जैकोबिन्स भी कहते थे। जैकोबिन्स एक क्लब का नाम था फ्रांस के अंदर जिन्होंने रेन ऑफ टेरर की स्थापना की। इसका एक सदस्य था रॉबेस्पियर, जिन्होंने आतंक के युग की स्थापना की। दे प्रिजर्व्ड रेवोल्यूशन बाय वायलेंस, उनका पॉजिटिव साइड किया आतंक के युग का। इन्होंने क्रांति को जीवित रखा हिंसा के माध्यम से ही सही, इन्होंने हिंसा का सहारा लिया। जो भी विरोधी थे उनको जान से मरवा दिया, जो भी राजनीतिक विरोधी थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, हिंसा का सहारा लिया। लेकिन कम से कम इन्होंने क्रांति को जीवित रखा। लेकिन अगर ये अपना प्रयास नहीं करते तो क्रांति खत्म हो जाती, दोबारा राजा का शासन कायम हो जाता फ्रांस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों में एनर्जी बहुत अधिक थी, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू प्रिजर्व अ न्यू ऑर्डर which was created because of the revolution। और इनकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अधिक सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया गया। फॉरेन पॉलिसी को अपन जानते हैं, इनके समय में इन्होंने यूरोपियन कोलिशन को हराया। तो इसके साथ ही अपन ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।